देवर जी के तेवर। माँ तुम चिंता मत करो, मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो तुम्हें बेड से नीचे पानी लेने के लिए भी ना उतरने दे। चाय और खाना तो दूर की बात है, और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी फिर तो भेज दूंगा उसी पल उसे उसके बाप के घर। देवर की कड़वी बातें शिखा के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। रोती हुई शिखा देवर की कड़वी बातें सुनकर भी चुपचाप रसोई में खाना बना रही थी। गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपनी सास को सुबह 7 बजे की चाय 8 बजे बनाकर दी थी। 2 महीने की गर्भवती शिखा को इतनी उल्टियाँ होती, सिर दर्द होता है, उसका एक भी काम करने का मन नहीं होता। गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में तो खाना बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती जब दाल पकाना होता। दाल पकाने की सुगंध से ही उसको उल्टियाँ होने लगती। खाने में भी उसको कोई स्वाद नहीं आता और दिन भर मन अजीब सा बना रहता। लेकिन वह अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाती थी। शिखा के पति नितिन उसकी कभी कोई बात नहीं सुनते। अगर शिखा कुछ कहने की कोशिश करती तो कहते, देखो शिखा, तुम औरतों की फालतू बिना सिर पैर की बातें सुनने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं, इसलिए तुम अभी यहाँ से जाओ और अपनी बात जाकर माँ से कहो। नितिन का रूखा व्यवहार और इस तरह की बातें उसका हमेशा ही दिल तोड़ देती। लेकिन शिकायत करे भी तो किससे करे। उसकी सास रेवा जी एक औरत और एक माँ होकर भी उसका दर्द नहीं समझती थी। ऊपर से रही सही कसर देवर समर ताने सुना सुनाकर और नितिन के कान भरकर पूरा कर देता। या यूँ कहें कि पुरुष होकर भी समर शिखा के लिए दूसरी सास की भूमिका निभाता। हर बात और हर काम में शिखा को सीख देने आ जाता कि घर की बहुओं को कैसे रहना चाहिए, कैसे सास ससुर और ससुराल वालों की देखभाल और ख्याल रखना चाहिए। शिखा के ससुराल में एक देवर, 2 शादीशुदा नंदे और सास ससुर थे। पूरे घर में राज सिर्फ देवर का ही चलता। समर जैसे कहता उसकी सास रेवा जी वैसा ही करती और कहती, और उनकी कही किसी भी गलत या सही बात को नितिन सिर झुकाकर मान भी लेते। शिखा ने कई बार कहा, नितिन, घर की साफ सफाई के लिए एक कामवाली बाई रख लेते हैं, क्योंकि 2 बच्चों के साथ मुझसे पूरा काम नहीं हो पाता। लेकिन समर के कहे सब नितिन भी शिखा के सामने दोहरा देता। तुम 2 बच्चों के साथ काम नहीं कर पाती और मेरी माँ 4 बच्चों के साथ कैसे घर के सारे काम करती थी। तुम आजकल की औरतों के नाटक बहुत हो गए हैं। जितनी सुविधाएं उतनी तकलीफ रहती है तुम लोगों को। शिखा ने चुप रहकर सब कुछ चुपचाप सुनने की वजह से पहले बच्चे के जन्म में बहुत तकलीफ झेली। लेकिन समय के साथ शिखा ने अपना मुंह खोलना शुरू किया और सीधा बगावती हो गई। उसने दूसरे बच्चे के जन्म के समय सीधे शब्दों में कह दिया कि मैं अपने मायके जा रही हूँ और मुझसे अब आप सब किसी काम की उम्मीद मत रखना। जितना बन पड़ेगा उतना ही करूँगी, बाकी का आप सब खुद देख लो कैसे करना है। जिसका नतीजा ये हुआ कि उसको दूसरे बच्चे के जन्म के बाद 6 महीने के लिए मायके छोड़ दिया गया, ताकि उसे ये एहसास कराया जा सके कि उसके रहने ना रहने से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। नितिन के सिवाय शिखा के बेटे को देखने ससुराल से कोई अन्य सदस्य नहीं आया। लेकिन बच्चों के मोह के कारण नितिन शिखा को अपने साथ लेकर घर आया। इधर रेवा जी और समर का व्यवहार वैसे का वैसा ही रहा। लेकिन शिखा भी अपने कहे अनुसार उतना ही काम करती जितना उससे हो पाता। दोनों नंदे फोन से तो देवर और सास घर में रोज रोज शिखा को ताने देते और बातें सुनाना शुरू कर दिए। वो हर रोज शिखा को कभी मायके वालों के नाम पर तो कभी घर के कामकाज
और बच्चों की परवरिश को लेकर ताने देते, व्यंग करते रहते। शिखा भी अब पलटकर हर गलत बात का तुरंत जवाब देती, जिससे घर में हर रोज झगड़े शुरू हो गए। आखिर में झगड़ों से परेशान होकर नितिन ने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर करा लिया और सबको लेकर वहाँ चला गया। लेकिन वहाँ भी वो बात बात में शिखा को ये सुनाना नहीं भूलता था कि उसकी वजह से वो अपने परिवार से दूर हो गया। लेकिन शिखा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको अब सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र रहती और उनकी खुशी में उनके साथ खुश रहती। नितिन के कहने पर तीज त्योहार पर सास से बस औपचारिक बातचीत हो जाती और वो जैसे ही ताने सुनाने के मूड में होती, शिखा काम का बहाना बनाकर फ़ोन रख देती। इसी तरह शिखा के दिन बीतते गए। शिखा की शादी के 10 सालों बाद देवर समर की शादी हुई। समर की शादी में शिखा सिर्फ शादी होने तक रुकी और सारी रस्में ख़त्म होते वापस चली गई। ना उससे किसी ने ज़्यादा मतलब रखा और बातचीत करने की कोशिश की, ना ही उसने की, क्योंकि शिखा को दिए जाने वाले ताने और व्यंग कटु थे और आने वाली बहू से अपार उम्मीदें, जिस वजह से शिखा चुप ही रही। इस बार पूरे 2 साल बाद शिखा गर्मी की छुट्टियों में नितिन के जिद पर ससुराल आई थी। उसका मन ना होते हुए भी वो आई। उसने नितिन से पहले ही कहा कि तुम जाओ, मैं अपने मायके चली जाती हूँ, लेकिन नितिन नहीं माना। शिखा जब ससुराल आई तो देखा पहले से सब कुछ पूरी तरह बदल गया था। समर का टिफ़िन और सुबह की चाय सासू माँ रेवा जी खुद खुशी खुशी बना रही थी। शिखा की देवरानी आराम से 8 बजे सोकर उठी। 9 बजे कामवाली बाई भी आ गई, जिसने झाड़ू पोछा बर्तन सब किया। दोपहर का खाना शिखा ने अकेले ही चुपचाप बनाया। उसके बाद रेवा जी ने शिखा से शाम की चाय और खाना बनाने के लिए कहा। पहले दिन शिखा को लगा कि शायद उसके देवरानी मीरा की तबीयत ठीक नहीं। उसने अपनी देवरानी से पूछा भी कि क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? लेकिन उसने जवाब में शिखा से सिर्फ 2 टूक कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, और अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली गई। घर और घर के लोगों का बदला हुआ रूप उसे एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ अपने बीते हुए दिनों की तुलना से सोचकर तकलीफ भी दे रहा था। रात में शिखा ने सबके लिए टेबल पर खाना लगाया। नितिन बैठकर समर के आने का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी वहाँ समर आ गया, जिसे देखकर नितिन ने कहा, बड़ी देर कर दी समर, आजा खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है। जिसे सुनकर समर ने कहा, भैया आप खाना खा लीजिए, मैं मीरा के साथ कमरे में खाऊंगा। इतना कहकर अपना और मीरा का खाना लेकर समर कमरे में चला गया। इधर नितिन खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगे और जैसे ही नितिन की नज़र शिखा से टकराई, नितिन ने तुरंत अपनी निगाहें नीचे कर ली और बगल में झांकने लगे। शिखा के चेहरे पर ना चाहते हुए भी नितिन को देखकर हंसी आ गई। वो मुस्कुराने लगी। खाना खाने के बाद जब शिखा सारे काम समेटकर पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में जाने लगी, तभी उसके कदम देवर देवरानी के कमरे के बाहर अपना नाम सुनते ठिठक गए। समर ने मीरा से कहा, तुम बस आराम करो, अभी 2 महीने हुए हैं, जब तक शिखा भाभी हैं तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, बस अपना और मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल रखो, और कुछ बाहर से खाने का मन करे तो बोल देना, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। लेकिन जब 2 महीने की छुट्टी के बाद भाभी चली जाएगी तब कैसे होगा काम? मेरे तो अभी से पाँव और सिर दोनों ही दर्द हो रहा है। आगे क्या होगा? मीरा ने कहा। समर ने कहा, क्या पाँव दर्द हो रहे हैं? तुमने पहले क्यों नहीं बोला? लाओ दो मुझे, मैं दबाता हूँ, तुम चिंता मत करो। भाभी के जाने के बाद मैं खाना बनाने वाली भी रख लूँगा
और बाकी बचे काम माँ देख लेंगी। शिखा को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो जैसे ही कमरे में जाने के लिए पलटी तो देखा कि पीछे नितिन खड़े थे, जिन्होंने भी शायद पूरी बात सुन ली थी। दोनों की निगाहें टकराई और दोनों साथ में ही बोल पड़े, वो मैं पानी ला रही थी, वो मैं पानी लेने आया था। तभी शिखा ने पानी का बोतल नितिन की तरफ बढ़ा दिया। देवर देवरानी की बातें सुनकर शिखा को अपने पुराने दिन याद आ गए, जिसे सोचकर उसकी आंखों के कोर गीले हो गए। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई थी। इधर नितिन भी बेड पर बंद आंखों से सोने का नाटक कर रहा था। तभी उसने शिखा की तरफ अपनी गर्दन घुमाकर कहा, शिखा, तुमको अपने मायके जाना था ना? सुबह उठकर सामान पैक कर लेना, मैं छोड़ दूंगा। तुम आराम से अपनी छुट्टी बिताकर सीधा अपने घर आ जाना। और इतना कहकर करवट लेकर वापस सो गया। करवट बदलते बदलते शिखा ये सोच रही थी कि लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। नितिन की बातें भी उसे कोई सहानुभूति नहीं दे रही थी, क्योंकि जब तक वो नितिन को प्यार और अपनेपन से समझाने की कोशिश कर रही थी, तब तक नितिन नहीं समझे। लेकिन आज जब खुद का अपमान हुआ तो बात समझ में आ गई। ये सब कुछ सोचते सोचते उसकी आँख कब लग गई उसको पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह शिखा रसोई में गई तो देखा रेवा जी और समर वहाँ पहले से मौजूद थे। रेवा जी ने शिखा से कहा, बहू, लगता है अकेले रहते रहते देर से सोकर उठने की आदत हो गई है तुम्हारी। तभी समर तपाक से शिखा पर व्यंग करते हुए कहा, अरे माँ, तुम बहुत भोली हो, इसीलिए तो औरतें अलग रहने जाती है कि सब कुछ अपने हिसाब से कर सके। आप तो बेकार में उम्मीद लगाए रहती है। आपने क्या सोचा कि आपकी सेवा होगी? आपको चाय नाश्ता खाना समय से बनाकर मिलेगा। गर्मी की छुट्टियों में कुछ औरतें सिर्फ बस मजबूरी में दिखावा करने आती है। तब शिखा ने कहा, देवर जी, आप तो ताना मारने और दूसरों की औरतों को सिखाने में औरतों से भी आगे हैं। जितना सीख आपने आज तक मुझे दी, उतनी सीख मीरा को देना भूल गए आप। कहाँ गए आपके वादे इरादे कि चाय खाना नाश्ता? क्या आपकी बीवी तो माँ जी को पानी भी बेड पर उनके हाथ में देगी। पानी देना तो दूर, माँ जी तो चाय नाश्ता भी खुद ही बना रही है, जो कि मेरे यहाँ रहते तो उन्होंने कभी नहीं किया था। वैसे मैं आप लोगों को यहाँ ये बताने आई थी कि मैं अभी थोड़ी देर में अपने मायके जा रही हूँ। शिखा को इतना कहते सुन समर को बहुत गुस्सा आया। पीछे खड़े नितिन से उसने कहा, भैया देखा, भाभी की जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है और आप चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं। जब मायके ही इनको जाना था तो फिर 2 दिन के लिए यहाँ आकर दुनिया को दिखाने की क्या ज़रूरत थी? तब नितिन ने पहली बार कहा, समर, अब मैं शिखा के पैर तो दबा नहीं सकता, तो पति होने के नाते उसकी सही बात चुपचाप सुन तो सकता हूँ। वैसे भी पहले बहुत सारी गलतियाँ कर चुका हूँ शिखा के मामले में, अब गलती नहीं करना चाहता। अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है, इसलिए बाकी पतियों की तरह मैं भी अपनी पत्नी की खुशियों का ख्याल रखूँगा। हर बार शिखा को मेरी वजह से रोकर अकेले अपने मायके जाना होता है। इस बार मैं खुद उसे खुशी खुशी मायके छोड़कर आऊँगा। इतना कहकर नितिन ने शिखा की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर कमरे में सामान पैकिंग करने चला गया। इधर समर ने नितिन की बात सुनते मुंह बना लिया, क्योंकि उसको पता हो गया था कि शिखा और नितिन दोनों ने ही रात की उसकी कही सारी बातें सुन ली है। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।